हेलो एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुई है कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट के लिए। इसके लिए तो अभी तक हम प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 15 तक अभी कवर कर दी है। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपका स्कोर कितना बन पा रहा है इस प्रैक्टिस सेट में, अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप सबों के लिए हमने टेलीग्राम पर एक प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर दी है। ठीक है, ये पैड प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क हैं इसके जो सिलेबस दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग ही आपका ये प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें आपके मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जीके के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन रहेंगे और आपके इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि आपके टोटल फुल सिलेबस यानी फुल मॉक टेस्ट आपके 100 क्वेश्चन का टेलीग्राम पर स्टार्ट होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस टेस्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि अपने नंबर को बूस्ट करना चाहते हैं तो इस टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये टेस्ट आपको केवल 49 रुपये में मिल जाएगा और ये 49 रुपये में केवल 20 टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, जितने प्रैक्टिस सेट होंगे हमारे वो सभी के सभी टेलीग्राम पे क्विज बोर्ड के माध्यम से होगा। तो आप यदि इंटरेस्टेड हैं इस हमारे पैड टेस्ट को ज्वाइन करना तो आप जुड़ सकते हैं। आपको हमारे दिए गए नंबर 7549425490 पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप पे, तब आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप टेस्ट देंगे। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। आपको सभी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एक राष्ट्रीय संगठन जो भारत में डोप फ्री खेलकूद के लिए काम करता है का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों देखिए, जो भी अंतर्राष्ट्रीय खेल होती हैं, जैसे कि आपका इससे ओलंपिक हो रहा है अभी पेरिस में हुआ था, उसके अलावा जितने भी एथलेटिक्स गेम्स होते हैं, जो भी गेम होते हैं उसमें जो डोपिंग होता है, डोपिंग मतलब क्या होता है कि खिलाड़ी जब किसी अपने शरीर के ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एनर्जी करने के लिए किसी मादक पदार्थ का यूज़ करता है तो उसे बोलते हैं डोपिंग करना। यानी कि इस खेल में अपने प्राकृतिक जो उनके पास जो क्षमता है उससे अधिक क्षमता प्राप्त करने के लिए किसी अन्य मादक पदार्थ का इस्तेमाल करता है, वो होता है डोपिंग करना। ठीक है, तो इसी की जांच कौन करता है तो नाडा करता है, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी करता है। ठीक है, तो ये बात हुई है। ये कौन करता है यानी कि अपने देश में कौन करता है तो नाडा करता है। वही अगर हम बात करें कि विदेश मतलब कि पूरे वर्ल्ड वाइड में कौन करता है दोस्तों, वो वाडा करता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना होगा। कई बार आपके एग्जाम में वाडा और नाडा के फुल फॉर्म पूछ ले जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे नाडा कह रहा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की यहाँ पर बात हुई दोस्तों, इसमें भारत में डॉप फ्री खेल कूद के लिए काम करता है और इसका मुख्यालय तो कहाँ पे आपके नई दिल्ली में, यानी कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे नई दिल्ली में आपके हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, जो नाडा है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी तो ये इसकी स्थापना हुई थी आपके 24 नवंबर 2005 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 2005 को नाडा की स्थापना होती है, इसे भी आप याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ पे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, डोपिंग जो होती है एक एथलीट के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए निश्चित पदार्थों या निश्चित तरीकों का उपयोग है। इस तरह के उपयोग को छिपाने का प्रयास किया जाता है और इसी का जांच कौन करता है तो नाडा करता है। इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है और वीडियो को लाइक कर देना है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, करीब 1 घंटे की वीडियो होती है। हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपसे भी थोड़ा सा मतलब कि एक आशा रखते हैं कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित दार्शनिकों और समाज सुधारकों में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। दोस्तों, एक बात आप यकीन मान के चलिए, जितने भी सामाजिक सुधार है ना, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर बनते हैं। चाहे वो आपका बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आपके यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, कुछ भी हो, रेलवे, एसएससी, मतलब कुछ भी हो, वहाँ पर आपको समाज सुधार से एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ पर राजा राम मोहन राय आते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती आते हैं, स्वामी विवेकानंद जी आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको समाज सुधार जो टॉपिक है उसको अच्छे से कवर कर लेना है। यदि आप चाहते हैं कि हम आपको कवर करवा दें तो वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको टॉपिक कवर करवा देंगे। लेकिन आप लोग कमेंट्स करते नहीं हैं तो हम लोग नहीं करवाते हैं, वो आप ही के लिए हम करते हैं। तो यदि आप लोग को इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ में तो हम क्यों अपने टाइम को यहाँ पर वेस्ट करेंगे।
यहाँ पे क्या है 1875 में आर्य समाज की स्थापना उसमें किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। और दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था कि वो वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वेदों की ओर लौटो जो था ना, बैक टू वेदास की ओर लौटो, किसने कहा था, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था वेदों की ओर लौटो। और दोस्तों आप तो याद रखेंगे जो दयानंद सरस्वती जी है ना, इनको मूर्ति पूजा में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, यानी कि मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या कहा था, विरोध किया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और जो आर्य समाज है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इन्होंने एक ईश्वर पर जोर दिया था, यानी कि ये कह रहे थे कि ईश्वर सिर्फ एक है और मूर्ति पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इन्होंने मूर्ति पूजा का बहुत ज़्यादा से भयंकर विरोध किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राजा राम मोहन राय को कौन नहीं जानता, इन्होंने मतलब बहुत अच्छे से कार्य किए थे। और इसी क्रम में दोस्तों राजा राम मोहन राय के बारे में जो है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे किस, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। इसे आप याद रखेंगे। अब हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी की। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता में जो है ना एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कौन सी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो आपको बताना होगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले को आप जानते हैं दोस्तों, जो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ठीक है। और ये जो आप सुनते होंगे कि 1885 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था उसमें जो उग्रवादी नेता थे लाल बाल पाल, उसी में से ये भी आते हैं, लाल बाल पाल में, ठीक है। सॉरी दोस्तों, वहाँ पे लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, यहाँ पे ये गोपाल कृष्ण गोखले वहाँ पे नहीं आते हैं। थोड़ा सा टंग स्लिप हो गया, इसलिए आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है। जैसा दोस्तों आप सबको पता है कि अभी 18वीं लोकसभा समाप्त हुई थी, तो उसमें क्या होता है, मंत्रिपरिषद को अनाउंस किया गया था। तो मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति की जाती है ना, मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन राष्ट्रपति जो करते हैं, आपको पता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति जो सिर्फ औपचारिक है, वो कोई भी काम अपने मन से नहीं करते हैं, ठीक है। उसकी सलाह, उसकी मतलब सहायता करने दोस्तों क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री के कहने पर जो है ना राष्ट्रपति क्या करते हैं, किसी भी मंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो होती है। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो किसकी सलाह पर होती है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। यदि प्रधानमंत्री जी चाहेंगे कि ये मंत्रिपरिषद रहेगा तो रहेगा, ना चाहेंगे तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों जो प्रधान होते हैं ना मंत्रिपरिषद के, वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया तो पूरे मंत्रिमंडल जो होती है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, प्रधानमंत्री का पद जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों महान्यायवादी दोस्तों क्या होता है, तो महान्यायवादी की अगर हम बात करें तो ये जो होती है, जो आपके, आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि महान्यायवादी का जो आर्टिकल कौन सा है, आपको हम बताएं कई बार, तो महान्यायवादी के बारे में आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। यांग्याप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। तो दोस्तों आप तो याद रखेंगे जो यांग्याप दर्रा है ना, ये अरुणाचल प्रदेश को जो है तिब्बत से जोड़ता है। जितने भी दोस्तों आपके नॉर्थ ईस्ट के जितने भी दर्रे सब है ना, वो आपको याद रखने होंगे कि कौन किससे जोड़ता है और कहाँ से बहती, कहाँ से निकलता है। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम में बनते हैं। जितने भी इंडियन ज्योग्राफी है ना, जिसमें आपके दर्रे हो जाते हैं, आपके झील हो जाते हैं, नदियाँ हो जाती है, इन सभी को आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे यांग्याप दर्रा की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जो तिब्बत को जोड़ता है वो अरुणाचल प्रदेश जो है, मतलब कि ये अरुणाचल प्रदेश में है और तिब्बत को क्या करता है, जोड़ता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि डैश जीवों को अपने आसपास के परिवेश के साथ साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं, इसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीवों को अपने आसपास परिवेश में संबंध स्थापित की जाती है, इसका जो अध्ययन करते हैं हम लोग दोस्तों वो पारिस्थितिकी में करते हैं। यानी पारिस्थितिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जीवों के परिवेश के बारे में संबंध को स्थापित करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो रहा है। सेलों के खनिज घटकों के रासायनिक क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे जो भौतिक गुणधर्म है ना, इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं,
तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो खनिज विज्ञान यानी कि मिनरलॉजी कहते हैं, ठीक है, नाम से स्पष्ट है। तो सेलों के खनिज घटकों के रासायनिक क्रिस्टलीकरण संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन क्या बोलते हैं हम लोग, खनिज विज्ञान कहते हैं यानी कि मिनरलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देखिए जीवाश्मों का अध्ययन जो होता है दोस्तों वो हम लोग क्या करते हैं, पैलियोंटोलॉजी में करते हैं। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि जीवाश्म का अध्ययन जो होता है वो किसके द्वारा की जाती है, तो पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन की जाती है, इसे आप याद रखेंगे। और जो शिला विज्ञान है वो पेट्रोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, शिला विज्ञान का अध्ययन करते हैं। और जो क्रायोस्फीयर है इसमें हिम मंडल यानी कि जो बर्फ़ वाला मंडल होता है उसमें हम क्रायोस्फीयर का इस्तेमाल करते हैं। देश आर्थिक गतिविधि में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति होती है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे जो संकुचन की स्थिति होती है ना, मंदी जो होती क्या होती है, आप लोग याद रखेंगे मंदी के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट हो रही है तो इसे आर्थिक मंदी कहते हैं। और ये प्रश्न कह रहा है कि देश आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचित की स्थिति क्या कहलाती है, तो मंदी कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। और अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है किसकी, तो केरल की। तो केरल में जो दोस्तों यहाँ पे अपना देश बना रहे थे भारत, यहाँ पे आपको क्या पड़ता है, केरल पड़ता है। तो केरल में दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी सर्वाधिक आवश्यक प्रधान फसल यहाँ पे हो जाएंगी। तो दोस्तों आप याद रखेंगे जो चावल है ना, चावल वो क्या है, तो आवश्यक प्रधान वहाँ पे हो जाएंगे। और दोस्तों केरल में जो है एलएफपी को क्या कहते हैं, एलएफपी को हम लोग क्या कहते हैं, चावल के मतलब केरल का चावल का कटोरा कहते हैं। किसको, एलएफपी को केरल का चावल का कटोरा कहते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा हो रहा है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट है, कहाँ पर स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों बारे में आपको पता है कि विरूपाक्ष मंदिर जो है ना आपके, ये आपके कर्नाटक में देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। ये प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, ये आपके कर्नाटक राज्य में हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है। जैसा दोस्तों आप सबको पता है कि अनुसूची 7 में क्या है ना, सूची, राज्य सूची, संबंधित सूची के बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें जो कानून बनाने का अधिकार है ना वो किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे वो अनुच्छेद दोस्तों क्या है, अनुच्छेद 246 में इसकी चर्चा की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो रहा है। 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। देखिए अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो 1946 में क्या हुआ था कि 1946 संविधान सभा हुई थी। और जो पहला संविधान सभा होती दोस्तों वो होते 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को जो हुआ था उसमें अस्थायी जो टेम्परेरी जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो अस्थायी जो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा की दूसरी बैठक, इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनको क्या किया गया था, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो रहा है। इसे भी आपको याद रखते हुए चलना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पीठ भारत शासन अधिनियम यानी पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। देखिए एक आया था नियम 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट, इसके जो कुछ कमियाँ थी उसको सुधारने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो ब्रह्मांड की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, ब्रह्मांड की, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो तत्व कौन सा हो जाएगा हमारा, वो होगा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है ना ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे मतलब कि ज़्यादा तत्व है, ठीक है। और शरीर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्मी हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन में उसके योगदान के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं हम लोग जो फिल्मी हस्ती को दी जाती है ना पुरस्कार, वो कौन सा पुरस्कार होता है। आपके पास दोस्तों अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है और दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। तो दोस्तों आप सबको पता है जो अर्जुन पुरस्कार होती है ना वो खेल के क्षेत्र में दी जाती है। कौन क्षेत्र में, खेल के स्पोर्ट्स में आपको ये दी जाती है अर्जुन पुरस्कार। वहीं बात करें हम द्रोणाचार्य पुरस्कार की बारे में, तो जो खेल में जो खिलाड़ी होते हैं ना, खिलाड़ी के जो कोच होते हैं, तो कोच को दिए जाने वाला ये पुरस्कार होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार होती है, तो लिटरेचर में जो साहित्य की रचना करते हैं उसमें जो आपको पुरस्कार दी जाती है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार होती है। जबकि दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में दी जाने वाली पुरस्कार जो होती है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होती है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, इसे भी आप याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहले विजेता थे उनका नाम क्या था, देविका रानी रोरिक था, इसे भी आप तो याद रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली महिला थी भारतीय सिनेमा की जिसे यह पुरस्कार मिला था, उनका नाम था देविका रानी रोरिक, को इससे सम्मानित किया गया था।
अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप सबको पता है जो अलमाटी बांध है ना, ये आपके कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अलमाटी बांध जो है कर्नाटक के बागलकोट जिले में, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कर्नाटक किस जिले में, तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक जो है बागलकोट जिले में आपके अलमाटी बांध देखने को मिल जाते हैं। तो और ये किस नदी पर स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो अलमाटी बांध है ना, ये आपके जो है कृष्णा नदी पर है। किस पे है, कृष्णा नदी पर आपको अलमाटी बांध देखने को हमें मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो UNEP है ना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, इसकी जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों वो कहाँ पे है, चाइना है, केन्या है और स्पेन है, भारत है। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। जितने भी मुख्यालय होते हैं ना, स्टैटिक के पोर्शन होते हैं, इससे भी आपके प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। यहाँ पे UNEP की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की। तो इसका मुख्यालय दोस्तों आपके कहाँ हो जाएंगे, तो इसका नैरोबी केन्या में हो जाएंगे। कहाँ पे, नैरोबी में दोस्तों क्या है ना, केन्या में जो देश है वहाँ पे एक नैरोबी जगह है, तो वहीं पे दोस्तों इसका क्या है, हेडक्वार्टर यानी कि जो मुख्यालय है यहाँ पे हो जाएंगे। दोस्तों अगर बात करें UNEP की, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना हुई थी स्टॉकहोम में। कब, 1972 में इसकी स्थापना होती है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला सवाल कह रहा है कि घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो जो घूमर है दोस्तों, ये आपके कहाँ के, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य हो जाएंगे घूमर। ठीक है, कौन सा है, घूमर जो है राजस्थान की सबसे जो पारंपरिक लोक नृत्य यहाँ पे हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का मूल सधीर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जुड़ा हुआ है। तो ये दोस्तों ये कौन शास्त्रीय नृत्य है हमारा, वह भरतनाट्यम। और दोस्तों हम बात करें भरतनाट्यम की, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है आपको, तमिलनाडु में। तमिलनाडु दोस्तों क्या है, पारंपरिक नृत्य है, कौन सा, ये भरतनाट्यम। ठीक है, और ओडिसी कहाँ पड़ेगा आपका, उड़ीसा में पड़ेगा। कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ पे है, तो आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में आपके कुचिपुड़ी हो जाएंगे। और कथक दोस्तों कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये यूपी से जुड़ा हुआ है। और कथक से संबंधित कौन सा है, बिरजू महाराज जो है, ये कथक से संबंधित जो है एक कलाकार हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। डैश प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर प्रकटीकरण है जो कुल कैलोरी और पर्याप्तता के परिणाम स्वरूप होता है। देखिए दोस्तों, प्रोटीन की कमी से होता है रोग ना, वो होता है कौन सा, क्विशियोरकर। क्या होता है, क्विशियोरकर जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग होता है। तो यहाँ पे ये प्रश्न कह रहा है कि कुपोषण का एक गंभीर प्रकटीकरण है जो कुल कैलोरी अपर्याप्तता के परिणाम स्वरूप होता है। तो वो दोस्तों कौन सा होता है, तो आप याद रखेंगे वो होता है सूखा रोग। क्या होता है, सूखा रोग जो होता है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। दैनिक कार्य मानवतावाद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये जो है ना, दैनिक कार्य मानवतावाद पुरस्कार जो है ये आपकी यूनिसेफ द्वारा दी जाती है। कौन सा, यूनिसेफ के द्वारा यह पुरस्कार आपको दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये बातें आप जरूर, यदि आपको नहीं पता है तो सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिसेफ और यूनेस्को इसका मुख्यालय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है और यूनेस्को, इन दोनों का मुख्यालय, यदि आप वीडियो को देख पा रहे हैं अभी तक, सीरियस स्टूडेंट हैं, तो जरूर इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों प्रश्न जो है आपके कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना देखी जा रही है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी हमको पूरा विश्वास है 100% कोई नहीं बताएगा, हम ऐसे बोल देते हैं, लेकिन कोई इसका बात नहीं मानेगा तो बाद में बहुत पछताइएगा। ये आप लिख कर ले लीजिए। एक लंबित शंकु का आयतन, मैथ्स का क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको हम क्या बताए थे, जब भी आपके जो एडवांस क्वेश्चंस होते हैं उसमें यदि आपको इसका फॉर्मूला पता है तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आपसे एक मतलब कि ज़रा सा भी ये आगे खिसकने वाला क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि शंकु का आयतन कह रहा है, और शंकु का आयतन हमारे पास 24 से 64 जो है सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों अगर हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका मतलब हमको क्या पूछ रहा है, पाई आर एल पूछ रहा है। तो हम देखेंगे कि मेरे पास पाई आर एल में तो पाई की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखा है, हमारे पास आर और एल की वैल्यू चाहिए, और हम ये देख पा रहे हैं कि आर की वैल्यू भी हमारे पास दे ही रखी है। तो अब हमको एल चाहिए। अब हमको ये दिमाग लगाना होगा कि एल हम आखिर लाएंगे कैसे, कहाँ से लाएंगे एल को। यदि हम देखिए इस सवाल में आपको क्या करना है ना, बस आपको ध्यान से बस जो पूछा जा रहा है उसको देखिए, और जो पूछा जा रहा है उसका फॉर्मूला आप लिख दीजिए। जैसे ही आप फॉर्मूला लिख देंगे ना, आपको एक आइडिया आ जाएगा क्या क्या पूछा जा रहा है। इसमें पाई आर एल है, तो पाई आर एल में हमको पाई तो ऑलरेडी दे रखा है, आर भी हमारे पास दे रखा है, हमको सिर्फ एल निकालना है। अब हम दिमाग लगाएंगे एल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें शंकु का आयतन दे रखा है, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर²।
स्क्वायर एच क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये कितना होता है, 2464 होता है। लिखा हुआ है 2464। एक बार और जानिए दोस्तों, जो शंकु होता है ना, शंकु ये इस टाइप का होता है, और इसमें जो है आपकी ये जो एल होती है ना, एल ये क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है, ये वाला तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना। यदि आपके पास आर यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है तो हमको एच स्क्वायर निकालें, यानी हम इससे इस फॉर्मूला से यानी 1/3 पाई स्क्वायर एच से हम क्या कर सकते हैं, एच को निकाल सकते हैं। और यहाँ से एच को निकाल करके इसमें हम रख देंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू एल की वैल्यू आ जाएगी। जब एल की वैल्यू आ जाएगी तो हम पाई आर एल की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मतलब 2-3 काम यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो 1/3 पाई स्क्वायर एच करेंगे यहाँ पे, तो 1/3 गुना 22/7 कर देंगे यहाँ पे। और आर स्क्वायर कितनी हमारे पास है, तो 14 का स्क्वायर कितना 196 हो जाएगा, और गुना एच कर देंगे, अब बराबर कितना हो जाएगा, 2494 हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप यहाँ से आर निकालें, एच निकालेंगे काट पीट करके, तो आपके पास जो एच निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो आपके पास 12 सेंटीमीटर एच निकल के आ जाएगा। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, आपके पास आर भी हो चुका है और एच भी हो सका है। एच कितना हमारे पास है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम एल कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, तो एल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस यानी 14 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब इसका रूट अंडर करिएगा तो आपके पास निकल के आएगा दोस्तों, वो कितना निकल के आएगा, तो 2√85 निकल के आएगा क्या, एल की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होगा, आर की वैल्यू कितनी हमारे पास है 14 है, और एल जो अभी हम तुरंत निकालें ताज़ा ये जो 2√5 है यहाँ पे उसको गुना कर देंगे 2√5 से, और गुना करने के बाद दोस्तों इसके बाद आपके पास सभी को गुना कर दीजिए, उसके बाद आपके पास आंसर निकल के आएगा वो 88√85 आएगा। कितना 88√85 है इस प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो देखिए इसमें क्या क्या करना पड़ा आपको, बस आपको यदि फॉर्मूला नहीं पता रहता तो आप ये क्वेश्चन नहीं बनता। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़रूर इस टाइप के प्रश्नों में क्या वहाँ जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपका गोला हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, इन सभी का आपको फॉर्मूला को अच्छे से याद करके रखना है, तब जाकर आपका ये आंसर क्वेश्चन बन पाएगा, आप आंसर तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 110 वर्षों में 45 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 23 गुना हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को क्या करना है ना, जो 45 गुना हो जाती है ना, इसमें क्या करना 45 माइनस करना 1, अब बट्टे में कितने, यहाँ पर देखिए फिर 23 गुना हो जाएगा ना, फिर 23 -1, ठीक है, ये दोनों हो गया बराबर कितना वर्ष दे रखा है 110 वर्ष दे रखा है, ठीक है। तो क्या पूछा रहा है, कितने धनराशि कितने वर्षों में पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर हम टी दे देंगे टी, तो यहाँ से हम टी का वैल्यू निकालेंगे, तो आप खुद से निकाल लीजिएगा, बहुत आसान चीज़ है। तो यहाँ से आपके 55 वर्ष आपके निकल के आ जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है 3 में दे रखा है। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है, यानी जितना उसका क्रय मूल्य है ना उससे ज़्यादा अंकित करता है, ठीक है, यानी अंकित मूल्य हो गया कितना 25% ऐड करने के बाद। और कहता है कि बाजार मूल्य पर 10% छूट देता है। आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में कि छूट तो जब भी देगा कोई दुकानदार आपके एमआरपी पे देगा, यानी जो एमआरपी लिखा होता है उस पर छूट देगा, ना कि वो जिस पे खरीद के लाया वो कभी उस पर छूट नहीं देगा। आपको दिखाएगा कि देखिए भैया इस पर आपको एमआरपी इतना लिखा है, इस पर आपको हम 30% या 40% ऑफ कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं, तो वो आपको हमेशा एमआरपी पर ही छूट देगा, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। और इस प्रश्न में क्या कहा है कि 25% पहले ही एमआरपी को बढ़ा दिया, सोचिए कितना फ़ायदा लेता है कोई भी दुकानदार। तो 10% छूट देने के बाद वस्तु को 720 से बेची जाती है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों हमको नहीं पता है कि क्रय मूल्य कितना है, तो हम x मान लेते हैं। क्रय मूल्य कितना हमारे पास, CP कितना हमारे पास x है, ठीक है, तो x मान लीजिए हम। तो यहाँ पे हम बाजार मूल्य निकालते हैं, MRP निकालते हैं, या बाजार मूल्य से बोल सकते हैं। तो जो मार्केट रेट हो गया या MRP हो गया, मैक्सिमम रेट हो गया, आप ऐसे समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25% ऊपर आखिर अंकित करता है, तो क्या होगा x का 125%, हम x क्या माने, तो x हम क्या माने, x हम CP माने, इसी का 125% हो गया, यहाँ पे बिल्कुल हो चुका है। अब देखिए दोस्तों ऐसे इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आप काटिएगा तो x गुना 125 बटे कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे कितना आएगा, 2 शून्य आएगा ना यहाँ पे, मतलब 100 आएगा नीचे में, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 25 चौके 100, 25 पंचे 125, यानी कि आपके पास 5x/4 आ चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ चुका है 5x/4, यानी कि मार्केट प्राइस आ चुकी है, ठीक है।
अब क्या कह रहा है कि जो है ना मार्केट मूल्य पर 10% छूट जाती, जो हम निकाले हैं ना ये वाला, जो हम अभी तुरंत निकाले हैं कौन सा, ये 5x/4 निकाले हैं ना, इसी 5x/4 पर आपको 10% की और छूट देनी है, यानी कि 90% हो गया ना, 90%। इसी को बराबर जो है ना मतलब कितना 720 रुपये में बेच रहा है, तो 720 यहाँ पर लिख देंगे। जितना प्रश्न कह रहा होगा वैसे ही हम करते हुए हमको चलना है, बस हम आंसर तक पहुँच जाएंगे। बस इसमें क्या होता है अर्थमेटिक में, बस आपको जो लैंग्वेज होते हैं उसका खेल होता है। लैंग्वेज को आप अच्छे से पकड़ लेंगे ना, क्या क्या कह रहा है, आपको आंसर तुरंत निकल जाएगा, बहुत आपको सोचना ही नहीं है। जितना कह रहा हूँ उतना ही करते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ से एक्स वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो एक्स वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पे तो आपके पास निकल के आएगा कितना, 640 निकल के आएगा। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इस एक्स की वैल्यू को यदि हम यहाँ पे पुट कर देंगे 5x/4 में, तो क्या हमारे पास आ जाएगा कि मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 640 हो गया, यहाँ पे गुना हो जाएगा, एक्स वैल्यू कितना हमारे पास है 640 गुना 5 बटा कितना हो जाएगा आपके पास, तो 4। तो ये आपके पास जो निकल के आएगा दोस्तों, ये आपके मार्केट प्राइस हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा आपके पास 800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास क्या क्या आ चुका है। अब आपके पास एक्स क्या था, एक्स आपका क्रेमूल है, ये कितना है 640 है, यानी आपके पास एक्स 640 है, यानी क्रेमूल आपके पास आ चुका है और मार्केट प्राइस आपके पास आ चुका है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो अंतिम में देखिए कह रहा है कि क्रेमूल और बाजार मूल्य के बीच का अंतर। तो दोस्तों हम अंतर कर देते हैं, अंतर मतलब क्या होता है, घटाओ। तो 800 में से हम क्या करेंगे 640 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 160 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो देखिए दोस्तों कितना आसान था, बस आपको क्या करना है ना, बहुत ही आसान से, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही प्यार से जो है ना इस प्रश्न को पढ़ना है, और जैसे जैसे कहते जाएगा उसे हम करते जाएंगे तो हम आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न होते हैं ये सभी। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर 15,800 की राशि पर 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज जो है ना ज्ञात कीजिए, जब ब्याज की गणना 8 वर्ष में 8 माह में चक्रवृद्धि की जाती है। देखिए ब्याज की गणना होती है, एक वार्षिक होती है, एक तिमाही होती है, यहाँ पे 8 माही के बारे में की जा रही है। जब भी दोस्तों आपको 8 माही की बात हो रही है होगी ना, तो इसमें आपका क्या कर देंगे, 2 वर्ष है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे एन की वैल्यू हम निकालेंगे, यानी वर्ष निकालेंगे, तो 24 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 यानी कि 3 वर्ष यहाँ पे हो चुका है। अब रेट हम क्या करेंगे, तो रेट दोस्तों आपके पास कितना है 9% है, तो 9% बच्चा कितना जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये कितना आपके पास हो जाएगा 6% हो जाएगा, यानी आपके पास कितना हो गया, रेट जो समय था आपके पास 3 वर्ष हो गया, और रेट जो आपके पास है 6% हो गया। अब आपको कह रहा है कि 2 वर्षों का ब्याज ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 पावर कितना होगा n होगा। तो इसमें आप फॉर्मूला पुट कर देना सभी को, तो आपके पास निकल के आएगा वो, ये ए क्या निकल के आएगा आपके पास दोस्तों, तो ये क्या बोलते हैं 818 पॉइंट कितना आएगा 052 निकल के आएगा। क्या ये आपके पास क्या है, मिश्रधन है। हमको क्या करना है, ब्याज निकालने के लिए, तो ब्याज कैसे निकालेंगे, जब मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ब्याज आएगा। तो हमारे पास ये मतलब कि मूलधन कितना हमारे पास है 15,800 है, तो जो 18,818 है ना, इसमें से आपको 15,800 को माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद आपके पास जो बचेगा वो कितना बचेगा 3,018 अप्रॉक्स में बचेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न होते हैं, तो बस आपको ध्यान से देखते हुए चलना है और बनाते हुए चलना है। यहाँ पे कह रहा है कि 44 सेंटीमीटर के ठोस धात्विक घन से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जब भी आपको गेंद की संख्या निकालनी होगी ना, तो आप क्या करेंगे, ऊपर में घन का आयतन करेंगे। ठीक है, ऊपर क्या करेंगे, घन का आयतन, जो आपके पास घन दे रखा है ना, तो घन का वॉल्यूम यानी आयतन, और नीचे में क्या करेंगे, जो गोले का आयतन करेंगे। क्या करेंगे, गोले का आयतन। यहाँ पे आपको घन और गोला दोनों दे रखा है। जैसे कि देखिए 44 सेंटीमीटर ठोस धात्विक घन है ना यहाँ पे, यानी घन है 44 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के गोलाकार है। यानी कि जब आप गेंद निकालेंगे तो घन का वॉल्यूम बटे गोले का वॉल्यूम करेंगे, तो आपके पास घन की संख्या निकल के, गेंद की संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे घन का आयतन कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 44 का क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और बटे में क्या हो जाएगा, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई क्यू, तो 4/3 आर की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है ना, तो 2 क्योंकि 8 हो जाएगा, और यहाँ पे पाई की वैल्यू पाई ही रह जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे पाई की वैल्यू कितनी, 7 दे दीजिए यहाँ पे, जहाँ पे प्रश्न कह रहा है ऑप्शन में दे रखा है। तो इसे आप मतलब कि कर लीजिएगा, तो आपके पास 2541 जो है निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है 4 में दे रखा है। बस आपको हम एक फॉर्मेट दे देते हैं, बाकी कैलकुलेशन आपको खुद से करना होगा। यदि आप कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे तो आपसे मैथ्स कभी नहीं सुधर सकता, कभी नहीं बन सकता।
दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपके जो है सरलीकरण है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 ट्रेनें एक ही समय पर चलना शुरू करती है। ट्रेन P A B से A B की ओर और ट्रेन Q B से A की ओर चलती है। यदि वो एक दूसरे को पार करने में क्रमशः 2.1/2 घंटे और 10 घंटे बाद B और A पर, थोड़ा सा लंबा सवाल है, देख लीजिए। B और A पर पहुंचती है तो P के पास 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो Q की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। तो बस दोस्तों देखिए यहाँ पे P की गति कर देंगे पहले, P का स्पीड बच्चे कितना हो जाएगा, Q का गति, Q का स्पीड, S से हम स्पीड मानते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना B/A, कितना B/A। ये आपकी ट्रिक है, आपको ध्यान रखना होगा इस चीज़ को। देखिए P गति कितनी हमारे पास है, 90 है ना, यहाँ पे देख लीजिए सवाल में दे रखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बटा Q गति हमको निकालना है, तो बटा Q कर देंगे और रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो 10 × 2 बटा कितना हो जाएगा 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकल सकती है, तो Q की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी, वो 90/2 होगा, जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको इस ट्रिक को फॉलो करना, जब भी इस टाइप का सवाल होगा तो आपको ऐसे ही बनाना है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। अगला क्या है कि x एक राशि को A B C के अनुपात में विभाजित करता है कि A और B के हिस्से का अनुपात कितना है, 3/4 है। यानी A और B और C है, 3 को अनुपात दे रखा है, और A और B का अनुपात हमारे पास 3/4 दे रखा है। ठीक है, और B और C का अनुपात कितना है, 5/6 दे रखा है। और देखिए यहाँ पे ABC का अनुपात निकाल सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 5 × 15, 5 × 20 और कितना हो जाएगा 6 × 24, यहाँ गुना कर दीजिए। तो यह आपके पास ABC का रेशियो आ चुका है 15, 20, 24 का। ठीक है, अब कह रहे हैं कि A से यदि C को A से इतना अधिक प्राप्त होता है, इन तीनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, इन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15, 20, 35, 35, 20, 55, 4, 59, यानी कि 59 जो है ना यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, तो इस E है A, E है क्या C, तो दोनों घटा दीजिए कितना होगा, तो 25, 15, 24 में से 15 कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो 9 आप x मान लीजिए सबको, हम आपको बताए थे ना, जब भी आपको रेशियो में होगा तो आप उसको x मान सकते हैं या k मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, तो 9 के बराबर कितना हो जाएगा, जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1440 हो जाएगी। यहाँ पर दे रखा है ना अंतर, तो यहाँ से x वैल्यू कितनी हमारे पास हो जाएगी, तो आप मतलब कि ये कर दीजिएगा, तो 160 आपके पास निकल के आ जाएगी। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू आपके पास 160 आ जाएगी। तो कह रहा है कि मतलब कि इसमें क्या कह रहा है कि वो राशि ज्ञात करने लिखा है, तो राशि लिख लीजिए यहाँ पे क्या है, तो 15, 20 कितना बताए थे, 25, 24 कितना 59, तो 59 × x, यही है राशि, तो 59 × x, तो x हमारे पास कितना 160 है, तो 59 × 160 कर देंगे, यही आपके पास राशि निकल के आ जाएगी, जो कितना हो जाएगी, तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये 9440 हो जाएगी, कितनी 9440 आपके पास का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। यहाँ दोस्तों आपको ये पाई चार्ट है, आपको हम बता चुके हैं, इसको आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये इसका आपको आंसर हम बता देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, और 30 का जो आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, इसे आप बना ही लेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का जो औसत आयु है वो 14.5 वर्ष है, और 14.5 वर्ष किसका है, लड़कों का है, और लड़कियों कितनी है, 15 वर्ष है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, तो कक्षा में सभी छात्रों की औसत आयु क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, लड़का कितना है 14.5 वर्ष है, तो गुना 2 कर देंगे तो लड़का निकल जाएगा टोटल, और लड़की जो कितनी है 15, तो गुना 3 कर देंगे तो टोटल लड़कियाँ निकल जाएंगी। तो दोनों को हम कितना संख्या है, 3 2 5 है, तो 5 से भागा कर देंगे। कितना सिंपल सा, आप इसे खुद से बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए 14 दूनी कितना, 14.5 कितना होगा, 29 होगा ना, 29 प्लस 15 कितना होगा 45, बटे कितना हो जाएगा 3 2 5, तो 29 45 कितना होता है 9 5 14, 4 2 6 1 7, 74/5, 74/5 आप कैसे लिख सकते हैं, 15 5 75, 15 पॉइंट कुछ होगा, तो 15 पॉइंट कुछ होगा तो कितना होगा, नहीं सॉरी, तो 5 का 5 यहाँ पे कितना बचेगा 2, 5 के 20, 5 8 40, 14.8 होगा। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, बहुत आसान था। एक आयताकार खेत का विकर्ण 15 मीटर है, उसका क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है ना, देख लेते हैं। कह रहा है कि 50.50 प्रति मीटर की दर से खेत में बाड़ लगाने का आयतन लागत क्या कीजिए। दोस्तों देखिए, जब भी आपको खेत में बाड़ लगाना होगा ना, तो यानी कि जो आयताकार होगा मतलब मैदान, तो आयताकार जो मैदान होगा दोस्तों, तो उसमें आपकी जो परिधि होगी ना, परिधि ना मतलब कि आप बाड़ कहाँ लगाएंगे, खेत के चारों ओर लगाएंगे ना। जब खेत के चारों ओर लगाएंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं परिधि। और जब परिधि होता है तो जो आयत की परिधि होती है क्या होती है, 2 × L+B होता है, AL+B होता है, यानी आपके पास L और B होना चाहिए। और सवाल में कह रहा है कि L × B, यानी कि जिसका आयतन दे रखा है, सॉरी जो मतलब कि आयताकार क्षेत्रफल दे रखा है, वो आपके पास कितना दे रखा है, तो वो आपके पास 108 दे रखा है। ठीक है,
और जो आपके पास विकर्ण दे रखा है यानी कि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास कितने दे रखे हैं, तो ये आपके पास जो है दोस्तों ये आपके 15 मीटर दे रखे हैं। ठीक है, तो यदि 15 मीटर दे रखे हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास L प्लस बी जब निकालेंगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, तो आपके पास निकल के आएगा कितना, 21 मीटर निकल के आएगा। ठीक है, 21 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका परिधि निकाल लेंगे और परिधि निकाल करके जो इतना रुपये से गुना कर देंगे तो टोटल खर्चा निकल के आ जाएगा। तो हम 2 × L प्लस बी कितना निकाल रहे हैं, 21 निकाल रहे हैं, तो 21 कितना होगा, 42 हो गया। अब 42 रुपये क्या होगा, इसकी एक परिधि आ चुकी है। इसी परिधि पर ना मतलब कि आपको बार लगाना है, तो कितना रुपये प्रति मीटर, तो 50.50 मीटर, यानी 1 मीटर में आपको मतलब इतना रुपये लग रहा है, तो 42 मीटर में कितना लगेगा, तो 42 है गुना 50.50 कर देंगे, तो यही आपके टोटल खर्च निकल के आ जाएगा। जो टोटल खर्च निकल के आ जाएगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, तो 2121 रुपये जो है ना इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आंकड़ों के माध्य, माध्यिका और प्रयास का औसत क्या होगा, कई बार हम बता चुके हैं, अब हम नहीं बताएंगे क्योंकि आपको सीख चुके हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एक किसी कार्य के 3 बटे 5 भाग को 12 दिन में करता है। दोस्तों देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न होगा ना, आपको घबराना नहीं है, बहुत आसान होता है। इसको आप भागा कीजिए ऊपर वाले को, 3 चौके 12, और फिर कितना बचेगा, जो बचे जिससे भागफल बचेगा ना उसको इससे गुना कर देना, 5 चौके 20। तो यानी ए जो है ना मतलब एक काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ आपके पास। अब बी को फिर वही करना है, इससे भागा दे दीजिए, फिर इससे गुना कर दीजिए, तो अपना कितना 45 हो जाएगा। तो बी जो है 45 दिन में काम करता है, यानी हमारे पास क्या निकल के आ चुका है, ए जो है कोई सी काम को 20 दिन में करता है और बी जो है 45 दिन में काम करता है। इतना ही हम कर देते हैं तो हमारा काम मतलब बन जाता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो एलसीएम आएगा यानी टोटल काम निकल के आएगा वो कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो कितना 20 × 80, यानी ए जो है 9 काम करेगा एफिशिएंसी, और बी का काम कितना हो जाएगा 45 चौके कितना होगा 180 हो जाएगा। यानी देखिए 9 और 4 हो गया आपके पास एफिशिएंसी ए और बी का। अब कह रहे हैं कि उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया, तो एक दिन में कितना काम करता है, 13 काम करता है। तो 13 × 12 कर देंगे तो 12 काम कर दे एक साथ में, तो कितना हो जाएगा 12 × 36, हाथ में 3, 12 × 15, 12 × 3 15, 156 काम हो गया। तो ए ने काम छोड़ दिया, तो कितना काम हो चुका है, 180 में से 156 काम हो चुका है, बचा कितना काम, 10 में 6 गया 4 काम बचा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना 7 में समझ के 2, 24 काम यहाँ पे बचा हुआ है दोस्तों, और एक काम छोड़ के चला गया है, यानी ए मतलब छूट गया है। अब जो बचा है दोस्तों वो कौन बचा है, बी बचा है। अब प्रश्न भी कह रहा है कि बी अकेले शेष कार्य को, शेष हमारे पास कितना कार्य बचा है, 24 काम बचा है, और बी कितना काम कर रहा है, तो एक दिन में तो 4 काम का एफिशिएंसी, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये शेष काम कौन करेगा, बी करेगा, जो कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन में करेगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपके ए में ही दे रखा है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, इसको समझते हुए आगे चलना है। अगला सवाल कह रहे हैं कि 15 संख्याओं का औसत जो है ना 56 है, और पहली 8 संख्याओं का औसत कितना है 54.4 है, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत जो आपके पास 56.6 है। यदि 8वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। देखिए यही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को गुना कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपके पास कुल ही निकल जाएगा। तो कितना होगा 56 × 15 यदि आप करेंगे तो आपके पास पहला वाला कुल निकल कर आ जाएगा, जो कितना आपके पास हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो आपके पास हो जाएगा वो 15 छः 90, हाथ में कितना होगा 9, 15 75, 9 कितना होता है 75, 5 80, 4 84, 840 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो पहली 8 संख्या है उसको जो 54.4 इसका रेशियो दे रखा है, इसमें हम क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे, इससे क्या होगा इसका टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका आप टोटल निकाल देंगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, तो ये आपके पास 435 कितना निकलेगा, तो 400 मतलब कि 2 निकलेगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे 56.6 है ना, 56.6 क्या करेंगे 8 से यहाँ पे गुना कर देंगे, तो आपके पास निकल के आएगा, वो आपके पास कितना निकल के आएगा 452.8 निकल के आएगा। ठीक है, 452.8 निकल के आएगा। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, जब 8वीं संख्या निकालनी है ना तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, इसमें से 840 से घटा दीजिए, तो आप घटा देंगे तो आपके पास जो है ना अप्रॉक्सीमेट 56.6 जो है आपके पास आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। बढ़ते हैं सवाल की ओर। 6900 रुपये की राशि के एक भाग को 5% पर और शेष भाग को 8% के साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 3 वर्ष के बाद दोनों से प्राप्त कुल ब्याज 1359 था, तो 5% और 8% पर दी गई राशि का अनुपात कितना था। तो इसका दोस्तों अनुपात आप निकाल लेंगे तो ये आपके पास अनुपात कितना हो जाएगा 11:12 हो जाएगा। ये आपके सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आपको खुद से सॉल्व करना होगा, ऐसे हम सवाल को नहीं सॉल्व करेंगे। ये 10 का आंसर होगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कह कि एक व्यक्ति ने 110 प्रति मीटर के भाव से 80 मीटर कपड़ा खरीदा, यानी कि 1 मीटर कपड़ा का दाम कितना आपके पास है, वो है कितना 1 मीटर कपड़ा का दाम है 110 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से 80 मीटर कपड़ा खरीदा, जिसका मतलब टोटल कितना खर्च किया ये, तो 110 × 80, ये इसका कितना हुआ टोटल खर्च हुआ, कितना हो गया 8800 रुपये इसका टोटल यहाँ पे खर्च हो चुका है। इतना हम कर लिए। अब क्या करता है, और उसके
75% हिस्से को 6% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 75% हिस्से क्या किया, 6% के लाभ पर बेच दिया और उसे उसकी लागत पर 10% लाभ हुआ। देखिए लागत हमारे पास कितना था, 8800 रुपये था ना, और 8800 रुपये पर ही क्या करता है 10% का लाभ हुआ, तो हम इसमें 10% निकाल देंगे तो क्या होगा, आपके पास लाभ हो जाएगा। तो आपको कितना पास ये कितना होगा, 9680 यहाँ पे लाभ हो चुका है। अब प्लस यहाँ पर नीचे देखिए क्या कह रहा है कि 75% हिस्से पर 6% का लाभ पर बेच दिया। किसका 75%, तो यहाँ पे 80 का 75% निकाल देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, तो 75/100, 75% हो गया ना, गुना कितना हो जाएगा, 80 गुना 110 गुना 106, 6% लाभ बेच दिया बटे 100, तो यहाँ कितना बेचा है ये, मतलब 6996 यहाँ पे आपके पास आएगा। ठीक है, इतना में बेच दिया तो कितना परसेंट भाग का विक्रय मूल्य हो गया, तो 25% भाग का विक्रय मूल्य यहाँ पर निकल चुका है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा आपके पास, तो आप यहाँ से निकाल देंगे। देखिए ये कितना है, 6996 है ना, इसमें से इसको घटा दिए कितना लाभ हो रहा है, उतना लाभ हो रहा है। फिर परसेंटेज लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ गुना 100 बटे विक्रय मूल्य निकालते हैं, तो आप निकाल लीजिएगा इतना, तो आप कर ही सकते हैं। अब आपके पास जो है निकल के आएगा कितना, 22% निकल के आ जाएगा। 700 में 16 नोटबुक के भाव से नोटबुक्स खरीदी जाती है और 500 में 11 नोटबुक के भाव से बेच दी जाती है, तो 450 का लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी नोटबुक बेची जानी चाहिए। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। देखिए 700 रुपये में नोटबुक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 700 बटे 16 हो जाएगा, यानी कि एक नोटबुक का दाम। ठीक है, उसी प्रकार से नोट का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 500 बटे 11 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो एक नोटबुक का लाभ यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो दोनों का हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ना, तो आपको जब माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास 300 बटा कितना आपके पास आ जाएगा, तो 11 गुना 16 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नोटों की अवैध संख्या निकालेंगे, तो 11 गुना 16 बटे कितना हो जाएगा, 450 बटे 300। ठीक है, तो ये आपसे निकालेंगे तो आपके पास निकल कर आएगा कितना, 264 जो है इसकी संख्या निकल के आ जाएगी। ABC एक साथ कार्य करके एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद C ने काम छोड़ दिया। ठीक है, और A ने और B ने शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लिया। उसी कार्य को C द्वारा अकेले पूरा करने में वाले दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी। दोस्तों आपको हम ये सवाल बता चुके हैं, तो आपसे उम्मीद करता है बना लेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग हिंदी को देख लेते हैं फटाफट से। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है यहाँ पे, तो तत्सम जो है यहाँ पे लोचन जो है यहाँ पे तत्सम हो जाएंगे। नया किस प्रकार का विशेषण है, तो नया दोस्तों क्या है, आपके गुणवाचक विशेषण यहाँ पे हो जाएंगे। जो पीने योग्य हो अर्थ के लिए एक शब्द क्या होगा, उसे क्या बोलते हैं, पेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेय कहते हैं। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है यहाँ पे, तो दोस्तों आप याद रखेंगे, जो अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं, ये पदक्रम के अनुसार शुद्ध है। आचार का अविलंब क्या होगा यहाँ पे, आचार का दोस्तों विलंब होगा आपके पास अनाचार हो जाएगा। ठीक है, आविर्भाव का विलंब क्या होगा यहाँ पे, तो आविर्भाव का विलंब क्या होता है, आपके पास तिरोभाव होता है। मानव पढ़ चुका तब वह आया, किस प्रकार का वाक्य है यहाँ पे, तो मानव पढ़ चुका तब वो आया, जो यहाँ पे वाक्य हो जाएंगे वो जो है आपके पास वाक्य हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मिश्र वाक्य। कौन सा होगा, मिश्र वाक्य हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान से आप धीरे से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद जो है आपको आंसर क्लिक करना है। आरंभ का अर्थ यहाँ नहीं होता है, तो आरंभ का अर्थ क्या नहीं होता है दोस्तों, तो संपूर्त नहीं होता है। अनिवार्य का आशय क्या होता है, तो अनिवार्य का आशय क्या होता है, आवश्यक होता है। अभिन्न का अर्थ क्या होता है, तो अभिन्न का अर्थ होता है आपके पास अटूट, यानी कि इसका कोई टूट ना हो। यहाँ पे आपके पास रीजनिंग का सवाल है, आप इसे बना लेंगे, आपको हम कई बार बता चुके हैं, अब आपको हम नहीं बताएंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और 52 का दोस्तों आंसर आपके पास जो हो जाएगा वो आपके क्या होगा, 2। वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आंसर को टिक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको हम बता चुके हैं। अब हम उसमें क्या बताएंगे आपको, बताइए। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा स्किप मारते हैं, क्योंकि ये से आप बना सकते हैं। टी से लंबा है, PQ से लंबा है, तो ये तो आप खुद से बना ही सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब, बहुत आसान होते हैं रीजनिंग। यहाँ पे 55 दोस्तों आपके पास कह रहे हैं कि कौन सी दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी, तो अगले स्थान पर जो आने वाली संख्या है चित्र है वो क्या आएगी, ऑप्शन नंबर 1 आने वाली है। असंगत को चुनाव कीजिए यहाँ पे दोस्तों, तो आपके पास ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 57 की यहाँ पे बात हो रही है, 57 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो आकृति है यहाँ पे कौन सी आकृति एडजस्ट होगी, ऑप्शन नंबर 4 एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरें और श्रृंखला को पूरा करें। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपके पास, 58 का ए यानी 56 हो जाएगा। 59 का दोस्तों आपके पास ऑप्शन 2 हो जाएगा। 1321 आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे बना लीजिएगा, हम उतना इसमें टाइम नहीं देने वाले हैं। यहाँ दोस्तों 60 जो है आपके पास ऑप्शन 3 हो जाएगा। 61 का दोस्तों आपके पास जो है ये संबंधित है, किस टाइप संबंधित, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 6 व्यक्ति हैं, आपको हम बता चुके, कितनी बार बताएंगे इस चीज़ को, बताइए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 63 का जो आंसर हिस्सा नहीं है दोस्तों, तो आपके पास ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसमें से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, कई बार हम बता चुके हैं आपको इस प्रश्न दोस्तों को, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे इनमें से कौन सा वर्ग के बीच संबंध को सही दर्शाता है, तो आपके पास ऑप्शन 2 सही दर्शाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। यहाँ पे कह रहा है कि
रिक्त स्थान को भरने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है सही हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि मंदिर आराधना न्यायालय है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 तर्क हो जाएगा। एक कतार में पश्चिम की ओर मुँह करके 7 लड़कियाँ बैठी है, तो ये भी आपको हम बता चुके हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नीला हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके पास जो है ना सभी लड़के गलियाँ हैं, कुछ गलियाँ रास्ते हैं, कुछ रास्ते सड़कें हैं, सभी रास्ते सड़कें हैं, तो ये भी आप बना ही लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 70 का दोस्तों आपके पास ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 71 के यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। ही इंक्वायर्ड डैश मी डैश द मैटर। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी अबाउट द मैटर। ठीक है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। वी वेयर वेरी मच केयरफुली इन आवर अप्रोच एंड हेंस वी वुड कंप्लीट द कंप्लीटेड टास्क। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट कंजक्शन यहाँ पे आपको फिल करना है। व्हाट टाइम डज वर्क। तो दोस्तों यहाँ पे कंजक्शन यूज करना है आपको। डज सी स्टॉप वर्क यहाँ पे हो जाएगा। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इज, वो होगा ऑप्शन ए, यू लिफ्ट योर हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन। आई एम राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी, आपको इंटरोगेटिव फॉर्म इसको चेंज करना है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 जो है, एम आई राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंसेज पिक आउट द करेक्ट सेंटेंसेज कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आई गो टू स्कूल डेली, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, और नेगेटिव में चेंज करने के बाद जो आपके पास ऑप्शन आएगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल डेली नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, क्यों बोलूँगा नहीं जाता हूँ। तो 77 एंटोनिम फॉर ट्रूथ इज, यानी कि आपको ट्रूथ का एंटोनिम्स बताना है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फॉल्सहुड हो जाएगा ट्रूथ का। ठीक है, यानी कि सच्चाई का क्या होता है, फॉल्स होता है। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा हमारा। फाइंड द एनालॉजी ऑफ ह्यूमन और सोसाइटी। तो यहाँ पे ह्यूमन और सोसाइटी का जो आपके पास हो जाएगा वो एनिमल्स हो जाएगा ह्यूमन का, और सोसाइटी का क्या होगा, जंगल हो जाएगा। ठीक है, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेजेज। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, इसका आंसर हो जाएगा। MS सेक्शन 2010 की बात हो रही है, और मैं डैश ऑप्शन का उपयोग पहले से सेव की गई फाइल को किसी भिन्न नाम से सेव करने के लिए किया जाता है। तो आप याद रखेंगे उसे क्या बोलते हैं, सेव एज का प्रयोग करते हैं, और फंक्शन की कौन सा होता है, तो F12 का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। MS सेक्शन 2010 में रिबन बार में मौजूद डैश टैब आपकी वर्तनी की जाँच करने, परिवर्तन को ट्रैक करने, कमेंट और नोट्स लिखने, वर्कशीट और वर्कबुक को सुरक्षित करने की अनुमति देता है। तो आप याद रखेंगे ये रिव्यू करता है। ठीक है, हाथवे क्या है दोस्तों, हाथवे जो होती है एक प्रकार क्या होता है, इंटरनेट सेवा प्रदाता है। यहाँ पे MS एक्सेल 2010 की पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में Ctrl+Q का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य लिए करते हैं। तो Ctrl+Q इस्तेमाल करते हैं हम लोग, आप याद रखेंगे ऑप्शन बी के लिए करते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, तो हाईलाइट किए गए पैराग्राफ की पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए हम लोग Ctrl+Q का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, Ctrl+Q का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। MS एक्सेल 2010 में रिव्यू टैब खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो रिव्यू तो जो शॉर्टकट होती है इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग Alt+R को करने के लिए। निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, PQRS दे रखा है आपके पास, और विचार कीजिए इसको खुद अच्छे से। इसमें कह रहा है कि कौन सा मतलब कथन सही है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन नंबर ए जो है केवल P और Q जो है यहाँ पे कथन सही हो जाएंगे। जीमेल में ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे जो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही कथन हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में डैश टैब वर्कशीट व्यू फ्रीजिंग फैन देखने और कई विंडो को व्यवस्थित करने के लिए के बीच स्विच करने के लिए कमांड का उपयोग करते हैं हम लोग। दोस्तों ये कमांड जो होती है यहाँ पे वो हो जाती है कौन सी, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि व्यू का इस्तेमाल करते हैं। फ्लिपकार्ट भारत में अग्रणी ई-कॉमर्स बाज़ारों में से एक है, यह किस खंड से संबंधित है। तो फ्लिपकार्ट आपको पता है दोस्तों ये क्या होता है, व्यवसाय एवं उपभोक्ता, यानी कि जो मार्केटिंग होती है ना वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। MS एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन किसी टेक्स्ट में वैल्यू के प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये क्या होता है, प्रॉपर, क्या होता है, प्रॉपर। इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम ISP का पूर्ण रूप क्या होता है। ISP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट के संदर्भ में डैश एक सर्च इंजन नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपके पास, तो www.somya.com ये सर्च इंजन नहीं है, ये क्या वेबसाइट है। MS वर्ड 2010 में सुपर स्क्रिप्ट विकल्प किस में उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, होम टैब और फॉन्ट ग्रुप में क्या होते हैं, सुपर टैब स्क्रिप्ट होते हैं।
MS वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, ये जो है Ctrl+Shift+ ये वाला जो साइन होता है, इसको हम क्लिक करेंगे तो आपका जो है आकार बड़ा हो जाएगा। जब कोई उपयोगकर्ता MS वर्ड में Ctrl और C कमांड का उपयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है और वो अस्थायी रूप से कहाँ पर संग्रहित है दोस्तों? तो वो क्या होती है, क्लिप बोर्ड में होता है। कहाँ पे? क्लिप बोर्ड में। आपने मोबाइल में भी देखा होगा इस चीज़ को। MS Excel 2010 में B1 सेल एड्रेस का क्या अर्थ होता है? तो B1 सेल का एड्रेस होता है दोस्तों, वो होता है स्तंभ B की पहली पंक्ति रो में होती है। अगर दोस्तों किसी को लगता है कि हम स्पीड में बोल रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा, आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा हमें स्पीड में बोलना पड़ता है, जिससे कि वीडियो जल्दी ही खत्म हो जाए। क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही, हमको पता है कि हमको बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को यहाँ तक बहुत कम लोग देखते होंगे। जो भी देखते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए तो कौन कौन देखते हैं। हमको पता है कोई नहीं देखता होगा, कोई बात नहीं दोस्तों, हम मेहनत करते रहेंगे चाहे जो हो जाए, कोई देखे कि ना देखे। मेरा ये पैसा है, मेरा ये इच्छा है, मेरा मन है, तो हम ज़रूर पूरा करेंगे और हम आगे एक दिन ज़रूर बढ़ेंगे। MS Excel 2010 में जब आप एक क्लिप बोर्ड खोलते हैं तो पेन के नीचे ऑप्शंस बटन दबाते हैं तो क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? तो कौन सा उपलब्ध नहीं होता दोस्तों? तो आप याद रखेंगे, जो होता है नहीं, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। कॉपी करते समय एड्रेस बार में स्टेटस दिखाई देता है। निम्नलिखित में से MS Excel फॉर्मूला का मान क्या होगा? तो ये फॉर्मूला है, इसका मान दोस्तों आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 हो जाएगा। MS Excel 2010 में सेल सेल्स का बॉर्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों ये विकल्प जो होती है, ये होती है होम, टैब और फॉन्ट ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमें प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना 16 को हमने अभी यहीं पे कवर कर लिया है और उम्मीद करते हैं अभी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक बार आप हमें जो है ना कमेंट बॉक्स में अपने जो बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है ना मतलब कि क्या बोल सकते हैं, थैंक्स लिख सकते हैं। देखते हैं थैंक्स जो लिखेंगे ना, थैंक्स, हम समझ जाएंगे कि उस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।